ओके बच्चों, फर्स्ट क्लास में हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था। उसके बाद सेकंड क्लास में हमने नीमी पीडीएफ के जो क्वेश्चन थे वो सोल्व किए थे हमने। तो उसमें से 3 क्वेश्चन बच गए थे जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमें निकालनी थी। क्वेश्चन थोड़े लेंथी थे, उनको अभी सोल्व करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो अभी इसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, ठीक है, उसका भार जो है वो m है, ठीक है। वो फिर क्या है कि m1 m2 m3 से मिलके बनी हुई है। जैसे मैंने बताया ना, अपनी जो टेबल बनी हुई है उस टेबल के अंदर फट्टे लगे हुए थे ना, काफी सारे फट्टे, तो ऐसे ही m1 m2 m3 से मिलके बनी हुई है। और जैसे मैंने बताया y एक्सिस x एक्सिस, ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला y एक्सिस हो जाएगा, ये वाला x एक्सिस हो जाएगा। तो ये 3 ऑब्जेक्ट मान ले, तो ये x1 x एक्सिस पे दूरी, इस बिंदु की x एक्सिस से दूसरे वाली दूरी, ये वाली x3 डिस्टेंस हो जाएगी। ऐसे ही सेम ऊपर y1 y2 y3 डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अभी इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने बताया था कि एक x एक्सिस पे निकलेगी, एक y एक्सिस पे निकलेगी। तो पहले x एक्सिस पे निकालेंगे हम, तो उसमें क्या करेंगे, m1 x1 m2 x2 जैसे लिख रखा है ना, mi xi बटे mi, इसको हम सोल्व करेंगे। तो पहले i की जगह 1 लिख दो, m1 x1 को गुणा करेंगे, फिर m2 x2 को गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, m3 x3 की गुणा करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। तो उसका सॉल्यूशन लास्ट में ऐसा हो जाएगा। सेम ऐसा ही y में, भाई ये y1 थी डिस्टेंस, ऐसे m1 y1 ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, m1 ये जैसे था m1 x1 जमा m2 x2 जमा m3 x3 और नीचे बटे में m, तो यानी कि m1 जमा m2 जमा m3, ये इस तरीके का सॉल्यूशन होगा इसका। ऐसे ही सेम y एक्सिस के लिए सेम m1 y1 जमा m2 y2 जमा m3 y3 बटे m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट का निकालना। नॉर्मल कोई ऑब्जेक्ट हो। फिर हमने पढ़ा था कि फ्लैट सरफेस यानी कि समतल आकृति, तो ट्रायंगल वगैरह, ट्रायंगल, वर्त, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें देखो पहले x एक्सिस पे निकालते हैं। क्या लिखा हुआ है, a1 x1 a2 x2, दोनों का ऐड कर दिया दोनों को, तो ऐसे ही a3 जितनी टर्म होंगी उतना ऐड कर लेंगे, बटे में a1 जमा a2 जमा a3। यहाँ पे क्या था, मास m था m1, यहाँ पे a से a ले रहे हैं। a क्या है, a यहाँ पे है खंडों का क्षेत्रफल, वहां पे क्या था वो m1 m2 वो इतने इतने ऑब्जेक्ट से मिलके बनी हुई थी, वो उनका भार था उनका m1 m2 m3। ऐसे ही यहाँ पे a1 क्षेत्र, a1 जो खंड होगा उसका क्षेत्रफल a1, a2 खंड का क्षेत्रफल a2 हो जाएगा, a से डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेम y एक्सिस का हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सम, इसका मतलब होता है सम। ai की जगह 1 रख सकते हो, 2 3 जितनी टर्म उतना रख लोगे, तो समेशन ऑफ ai xi बटे समेशन ऑफ a, यानी कि a का टोटल a1 प्लस a2 प्लस जितने भी होंगे। सेम ऐसे ही y एक्सिस का। फिर मैंने बताया था अगर ठोस आकृति होती है जैसे बेलनाकार, शंकु, स्फीयर, उसके लिए आयतन निकालेंगे उसमें। तो a की जगह वहां पहले m1 m2 m3 था, फिर यहाँ पे a1 x1 a1 a2 a3 आया, अब यहाँ पे v1 v2 v3 आ जाएगा यहाँ पे। बेटा सेम ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया ठोस आकृति के लिए, यानी कि सॉलिड स्फीयर्स के लिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए, सॉलिड सरफेस के लिए हो गया। अभी इस तरीके का पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन नंबर है 54, ठीक है बेटा। 54 में ये टी शेप बनी हुई है। सबसे पहले हम इसको शेप नंबर 1 दे देंगे, इसको शेप नंबर 2 दे देंगे। जैसे हमने पढ़ा a1 a2 x1 x2 ना, तो अभी हम यहाँ पे इस पोर्शन को नंबर 1 पोर्शन लिख लेते हैं, इसको नंबर 2। भाई ये वाला 1 हमने 2 लिख दिया ना यहाँ पे, ये समझने के लिए इजी रहेगा हमारे लिए सोल्व करने के लिए। अब ये देखो यहाँ पे a1 यानी कि खंड a का क्षेत्रफल, यहाँ पे a2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे अभी देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो मैंने बताया था ये y एक्सिस ऐसे बनाते हैं ना, यहाँ पे लेंगे x एक्सिस लेंगे यहाँ पे। अब ये देखो ये कौन से एक्सिस के ऊपर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है ना। अब देखो मान लो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर एग्जांपल मैं मान रहा हूं यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी सेम होगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस भी सेम होगी, तो x वाली डिस्टेंस तो सेम होगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, y एक्सिस वाली डिस्टेंस, यानी कि y1 y2 y3, यानी कि ये वाला, ये टर्म निकालेंगे तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकल जाएगी, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसलिए। अब ये a1 a2 तो यहाँ पे लिख लेंगे y1, यहाँ पे लिख लेंगे y2। सबसे पहले a1 a2 निकालते हैं। ये हमने मान लिया फर्स्ट, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, लंबाई 12 चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। देखिए आप डायग्राम में देखोगे
पूरे की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये दे रखी है 7, ये दे रखी है 3, हो ही जाएगी फिर तो ये ऑटो में, ये ऐसे दे रखी है। इसकी बताओ फिर एरिया क्या हो जाएगा भाई, 3 चौड़ाई है, लंबाई 12 है, तो क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 गुणा में 3 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 हो गया इसका। अब दूसरे वाले का निकालो। लंबाई 7, चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी, क्वेश्चन में देखो, चौड़ाई दे रखी है 3, तो 7 तिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अभी इसमें क्या करेंगे, अब ये वाई एक्सिस वाला इंपॉर्टेंट है। वाई एक्सिस वाला कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ये सेकंड वाले ऑब्जेक्ट का निकालेंगे पहले। इसकी पूरी हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगुलर वाले में जहां पे इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि बीच वाला पोर्शन आ जाता है जो सेंटर में होता है, इसकी पूरी 7 है, तो कितने पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने डिस्टेंस हाइट पे हो जाएगा, मान लो ये यहाँ पे आएगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो कितने पे आ जाएगा, 3.5 पे आ जाएगा ना। तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो y1 वाला निकालना, ये समझने वाली बात है इसमें। y1 वाला कैसे निकालोगे, ये y एक्सिस यहां तक तो पूरा हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहां पे है ना, इसकी ये चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसको आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। और ये लेंथ पूरी काउंट होगी इसमें, क्योंकि सेकंड के लिए फर्स्ट के लिए कर रहे हैं ना। ये तो होगी 7, ये होगी 1.5, कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1.5 बराबर 8.5। अभी यही वाला फार्मूला लगाना है, लगा दो y1 वाला। y निकालेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो a1 y1 जमा a2 बटे जमा a2। सोल्व करो, बताओ बेटा कितना आएगा। 36 को 8.5 से गुणा करो, जल्दी बताओ। 36 को 8.5 से गुणा करके a1 36 है, y1 8.5 है, तो कितना आएगा बताओ, कितना, 306। a2 y2 कितना आएगा, a2 कितना है 21 को 3.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 73.5 बटे भाई 36 में 21 जोड़ दो, 57 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे, 306 में 73 जोड़े 379.5 बटे 57, बताओ कितना आंसर आएगा, 6.65 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम, इसमें टी टाइप शेप बनी हुई थी, इसमें ये वाला फर्स्ट शेप रेक्टेंगुलर, इधर रेक्टेंगुलर बना दी। सेम वही 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबसे सिंपल कवर करने के लिए होता है, इसको ऐसे डिवाइड कर लो। इसको हमने फर्स्ट वाला पोर्शन मान लिया, इसको 2 पोर्शन मान लिया। अब a1 निकालना है बेटा, इसका एरिया a1 लिख लो, इसका एरिया a2 लिख लो। इसका अब जैसे उसमें देखो y एक्सिस पे था ना, इसमें x एक्सिस पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलती है, यहाँ पे x1 हो जाएगा और यहाँ पे x2 हो जाएगा। सेम देखो, चौड़ाई कितनी है 50, लंबाई कितनी दे रखी है इसमें देखो 100, ये वाली 100 दे रखी है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a1 किसके बराबर होगा, 100 गुणा 50 कितना हो गया, 100 गुणा 50 5000 आएगा बेटा। मान लो ये किसमें सेंटीमीटर में दे रखी है, किसमें दे रखी है, मिलीमीटर में दे रखी है, तो ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही a2 बताओ कितना हो जाएगा, ये 160 होगी इसकी लंबाई, चौड़ाई कितनी होगी 60, 160 को 60 से गुणा करोगे 16 छिकी 96, 96,000 या 96,100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब वही देखो सेम, पहले वाले में y निकाली थी, इसमें x निकालेंगे, वही सेम देखो, ये y एक्सिस, यहां से x एक्सिस, ये इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई 50 है, तो इसके आधे में होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 50 का आधा कितना होता है, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी
25 mm। x2 की वैल्यू ये 50 तो पूरा होगी, ये 160 है तो इसका आधा, 160 का आधा कितना 80, 80 और 50, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। अब वही करो सोल्व, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो x वाला, A1 x1 गुणा करो 5000 को 25 से, 25 पंजू 125, 12,500 सर। 1,25,000 आएगा बेटा। अगले वाला सोल्व करो, A2 x2 9600 को 130 से गुणा करो, 12,48,000 बटे A1 जमा A2, 5000 में ये जोड़ोगे तो 9 और 5 14,600। बताओ इसको सोल्व करके कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ो और 14,600 से भाग करके मुझे आंसर बताओ। चौरानवे पॉइंट 04। ठीक है बेटा, यस सर। ये इसका आंसर आएगा। अभी इसके बाद जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच गया, उस लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कौन सा क्वेश्चन बच गया बेटा? अभी ये 57 था, इसके बाद फिर 58 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। अब आप क्वेश्चन नंबर 58 में देखोगे तो उसमें ये रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है ना, आगे ट्रायंगल है लेकिन ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये स्क्वायर शेप में आएगा बेटा। ये किस में आएगा? और अगले वाली ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल को कौन सी ट्रायंगल बोलते हैं हिंदी में बताओ? समबाहु, समबाहु त्रिभुज। अब वही देखो सेम, भाई ये स्क्वायर में है, ठीक है, इसमें गलती से रेक्टेंगुलर दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्क्वायर शेप में आएगा और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। वही सेम दे देंगे, ये वाला इसको मान लेंगे पोर्शन नंबर 1, इसको मान लेंगे पोर्शन नंबर, वही सेम डिवाइड कर लो, 1 2 A1 A2, इसमें बताओ कौन से एक्सिस पे है? सेम x1, और यहां पे x2। अब बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? स्क्वायर का, शेप नंबर 1 का स्क्वायर है ये, दोनों साइड 60-60 है, तो 60 गुणा में 3600, क्या किस में दे रखा है? ये मिलीमीटर में दे रखा है। तो A1 60 गुणा 60 बराबर 3600 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा। अभी बी वाला निकालो, अभी बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? √3/4 A स्क्वायर, 60/60। क्वेश्चन सोल्व करो इसको, क्या आंसर आया बताओ मुझे। √3 की वैल्यू होती है 1.732। सोल्व करो बेटा इसको, बताओ जल्दी। 15 छिकी 90, 900 हो गया ये, कितना? 1558.8 मिलीमीटर स्क्वायर, ये होगा क्षेत्रफल का। ठीक है बेटा। अभी हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है A1। A1 ये इसका हाफ हो जाएगी, तो 60 का हाफ कितना होगा? 30 mm आ गया x1। अब इसमें x2 निकालना, देखो बताओ कैसे निकलेगा भाई? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर साइड से अगर उसका मीडियन निकालते हैं तो सामने वाली भुजा को 2 हिस्सों में भाग देता है उसको।
अगर उसकी ये पूरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 ये भी 60, तो ये भी 60 हो जाएगी। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कॉर्नर से कोई लंब डालते हैं, लंब मतलब प्रीपेंडिकुलर अगर डालते हैं, वो सामने वाली भुजा को दो हिस्सों में बांटता है। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है बेटा, अगर लंब डालते हैं ये 90 डिग्री ये लंब, क्योंकि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगी तो एकदम लंबवत आएगी वो, तो इसमें ये 30 हो जाएगा यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक भी 30 हो जाएगा। अब ये देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी छोटी वाली। अब इसमें हमें ये निकालना है, यानी कि लंब। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, तो हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए बी, तो देखो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर जमा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कौन सी थ्योरम होती है ये, पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसमें निकालो, वैल्यू रखो और सवाल को बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। आधार की वैल्यू कितनी होगी इसमें 30, लंब की हमें निकालनी है यानी कि ए बी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना हो गया 60 का स्क्वायर। इसको सोल्व करके बताओ मुझे ए बी की वैल्यू कितनी आएगी। यहां पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 की वैल्यू स्क्वायर कितना 3600, 30 का स्क्वायर यानी कि 900, यानी कि 2700 का स्क्वायर रूट। ए बी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी। 2700 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा बताओ बेटा। 51.96 मिलीमीटर होगा। ठीक है बेटा, कितना होगा। अब 51.96 कितनी डिस्टेंस आई, देखो ये वाली, ये एच ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 51.96। ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पे, अगर उसकी हाइट एच है तो कितनी होती थी h/3, तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ गई 51.96। h/3 की वैल्यू इसको 3 से भाग दो, 51.96 को 3 से भाग दे के बताओ क्या आएगा। वो x2 की वैल्यू होगी, झूठ बोल रहे हो, x2 की नहीं होगी वो। x2 की वैल्यू तो ये तो h/3 की होगी वैल्यू, इसे अंदर ऐड करेंगे ना, फिर 60 के अंदर ऐड करेंगे तब आएगी वो। बताओ, इसको भाग करो 3 से, 17×3 51, 17.32, 17.32 ये डिस्टेंस आ गई। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो होगी 17.32, और ये कितनी लेंथ है 60, तो 60 में 17.32 जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी 77 अभी समझ में आया। इसको 3 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्रायंगल कितनी आ जाएगी 17.32 होगी। ठीक है बेटा, ये 17.32 तो इसकी आ गई। अब भाई हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, वाई एक्स एक्सिस की वैल्यू, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, x1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, इसका आधा हो गया था। अब इसकी वैल्यू निकालनी है x2 की, तो ये तो पूरा आएगा 60, लेकिन ट्रायंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाली तो कितनी हाइट पे आई वो 17.32 पे, तो यहां से 17.32 लेंगे, ये 60 पूरी आ जाएगी, 77.32 आ गया। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, इसकी x सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला निकालो। अभी a1 x1 करो, 1558.8 की 30 से गुणा करो, ये ऐसे है बेटा, ये a1 a2 था ना, तो उसकी नहीं करेंगे गुणा, 3600 की गुणा करेंगे बेटा। मतलब जो बोल दिया वो काउंट कर दे रहे हो, ये नहीं देख रहे मैंने a2 को x1 से गुणा करने के लिए बोल दिया। ध्यान कहां है तुम्हारा, a1 की x1 से गुणा करो, a2 की x2 से गुणा करो, यानी कि 3600 की 30 से गुणा करो, कितना आएगा बताओ, कितना आएगा 1,00,000। दूसरा वाला करो, a2 की x2 से गुणा करो, यानी कि 1558.8 की 77.32 से गुणा करो, बेटा 12 लाख नहीं होगा, 1,20,526.42 बटे
A1 जमा A2, 3600 में 1558.8 जोड़ो, 3600 1500 5100 58.8, यही होगा ना? अरे बताओ जोड़ के 5158.8। इसलिए तुम्हें कहा था आते ही सबसे पहले स्क्वायर टेबल याद कर लो। अब इसमें कोई जोड़ना क्या है, कोई बड़ी चीज थोड़ी है यार। 3600 में 1500 जोड़ लिया, 3600 और 1500 5100, 58.8 है ही साथ में 58। अब इसको भाग करके बताओ मुझे जोड़ के क्या आंसर आ रहा है, बताओ। पहले इन दोनों को जोड़ो, उसके बाद बताओ मुझे भाग करके क्या आंसर आ रहा है। अरे 44.29 नहीं होगा, 44.29 होगा, 44.29। ठीक है बेटा। यस सर। अगर ये इसका आंसर पॉइंट के एक पॉइंट तक निकालना हो तो दशमलव के बाद एक स्थान तक निकालना हो तो क्या आ जाएगा 44.3, यानी कि अगर 5 से भैया इसका आंसर हो जाएगा। अगर पीडीएफ में करेक्शन दे रखा हो तो बेटा तीनों आंसर चेक कर लेना, ये आंसर सही है। कुछ रकम में गलती हो सकती है उसमें, जैसे इसमें था। इसका आंसर आएगा 44.3। फर्स्ट 54 क्वेश्चन का आंसर था हमारा 6.65, इसका क्वेश्चन था 57 का 94.04। तो बेटा हमारा इस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला जो टॉपिक है फिनिश हो चुका है। पहली क्लास में थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया, दूसरे में हमने नीमी पीडीएफ के क्वेश्चन सोल्व किए, तीसरे में जो बड़े थोड़े क्वेश्चन थे वो हमने क्वेश्चन अभी सोल्व कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप बताओ कौन सा चैप्टर करना पसंद करोगे, बताओ। इलास्टिसिटी, फ्रिक्शन, हीट ट्रीटमेंट, बताओ। नेक्स्ट क्लास में हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।